अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नॉवल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है अतरंगी सफ़र और इसके राइटर का नाम है अस्मा अहमद और ये एक कंप्लीट नॉवल है। ज़रूरी नहीं सफ़र का आगाज़ अच्छा हो तो इख्तिताम बुरा होता है या इख्तिताम अच्छा हो तो आगाज़ बुरा। नोक-झोंक तो सफ़र में लगी रहती है रास्तों के लिहाज से, और रही बात परेशानियों की, वो तो रास्तों में पड़े उन पत्थरों की मानद होती हैं जिनसे अंधा इंसान भी ठोकर खा के गिर जाता है। देखने वालों की तो खैर। मेरी आवाज़ के जोशीलेपन और तेज़ी से तो मैं आपको बहुत बातूनी लग रही होंगी, पर खैर ऐसा आपको लग रहा है और लगने का क्या है, अब ये आपकी अपनी सोच है। हमारा इस पर भला क्या इख्तियार हो सकता है। आपने तो मुझे थका के रख दिया। इतनी बातें, उफ़। मैं चली पानी पीने। आप अब आंटी का सिर खाइएगा, मेरा तो खल्क तक खुश करवा दिया है आपने। सदीकी साहब यकटक उस लड़की को देख रहे थे जो ना जाने कब से एक ही सांस में बोले जा रही थी और जाते जाते उन्हीं को ही सुनाकर चली गई थी। इसके जाने के बाद सदीकी साहब ने रुमाल से अपने माथे पर आए पसीने के चंद कतरों को साफ किया और आसपास का मुआयना करने लगे। वैसे असल ज़रूरत पानी की तो सदीकी साहब को थी, जो इस लड़की की बातों से हैरान और परेशान थे। वो पहली बार आगा हाउस आए थे और लड़की तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे पहले पता नहीं कितनी दफ़ा मिल चुके हों। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। वालेकुम सलाम। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। अब आप शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा तो मत कीजिए हफ्सा आपा। चले, अगर ऐसी बात है तो नहीं कहते। और बताइए क्या लीजिएगा, चाय या कॉफ़ी? नहीं आपा, बस आप पहले फाइल्स लें और मुझे इजाज़त दें। साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, आप एक दफ़ा पहली दफ़ा आए हैं, चाय तो बनती है, बस 10 मिनट रुकिए आप। जी ठीक आपा। अस्मारा तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढ कर हलकान हो गई हूँ, अपनी सांस बहाल करते हुए मनाहिल ने कहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अस्मारा ने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो ना जब देखो मुंह ही बनाती रहती हो तुम, तो तुम भी बना लिया करो। अस्मारा ने शेल्फ पर सामान सेट करते हुए कहा। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मनाहिल अब खामोश हो गई थी और अस्मारा को देखे जा रही थी। बताऊंगी भी अब? अस्मारा ने चिढ़ते हुए कहा था। कसम से बहुत ही बोरिंग लड़की हो। मैं इतना अच्छा मूड लेकर आई थी तुम्हें कुछ बताने, पर तुमने तो बात के साथ साथ मेरे मूड का भी सत्यानाश कर दिया। हाँ तो मत बताओ, जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। अस्मारा की बच्ची, मनाहिल ने दांत चबाते हुए कहा था। तुम्हारी यही हरकत मनाहिल का दिल क्या सर पीट ले। तुझे अल्लाह पूछेगा अस्मारा। मनाहिल बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। मनाहिल की इस हरकत पर अस्मारा मुस्कुरा दी और सर झटक कर काम में लग गई। मेरी भाई, दूर से ही मनाहिल को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए समीर मिल गया था। क्या है मनाहिल, क्यों इतना ऊंचा बोल रही हो? क्या होता है ये? क्या होता है? मेरी समीर नाम है मेरा, तमीज़ से बुलाया करो। मनाहिल अब सीढ़ियों से पास पहुंची ही थी कि समीर शुरू हो गया। हाँ तो मेरी के साथ भाई भी बोला। इतनी तमीज़ काफ़ी नहीं है आपके लिए, मनाहिल ने मुंह बनाते हुए कहा था। तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, आपका असर भी तो होना है ना भाई। काम है कोई? नहीं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, समीर ने थोड़ी सी सख्ती से कहा था। यहाँ पर जिसे देखो मुंह बनाए घूमता रहता है, मतलब आप लोगों को एंजॉयमेंट का ABCD भी नहीं पता। मनाहिल मेरा दिमाग मत खाओ, मैं थका हुआ हूँ। आते ही तुम शुरू हो गई। अच्छा जाएं आप, मनाहिल ने समीर का रास्ता छोड़ते हुए कहा था। दिमाग है बहुत ना जो मैंने खाना है। मनाहिल मुंह में बुड़बुड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। मनाहिल सीढ़ियाँ उतरते ही एक ज़ोरदार और गुस्सीली आवाज़ ने मनाहिल को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। हाँ फुफ्फो कहिए, मनाहिल ने त्योरी चढ़ाई थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने उस सदीकी साहब के सामने क्या बकवास की? अपनी ज़ुबान काबू में नहीं रख सकती तुम? वो भी क्या सोचते होंगे हमारे घर की बच्चियों की ज़ुबान कितनी लंबी है। क्या हो गया फुफ्फो आपको? अब बस करें, मेरा मूड आगे ही बहुत ख़राब है। मनाहिल ये कैसा रवैया है? आपको भी तो पुप्पो सामने वाले का मूड देख के बात करनी चाहिए। जो मर्जी पूछे वो सोचे वो बूढ़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने दो भाई साहब को, वही तुम्हें सेट करेंगे, हमें तो तुम किसी गिनती में नहीं लेती। अच्छा पुप्पो, शाम ही में अब्बू आ गए, आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। मनाहिल ये कहकर आगे बढ़ी और कुछ याद करके फिर वापस पलटी। हाँ तो पुप्पो, ये आपकी चेली किधर है जिसे देखो मेरे ही पर रोब जमाता रहता है?
थोड़ा मेरा भी तो हक बनता है इंसान बनना। मनाहिल खबरदार, उसे कुछ कहा तो। सर ने तंबीह करते हुए कहा था, वो फूफा मेरे पर छोड़ दें, चले मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ उसे। वैसे भी जासूसी के अलावा उसका काम ही क्या है। रुको, मैं अभी बीजेन के पास जाती हूँ तुम्हारी शिकायत लगाने। कोई तो काम वाली को टिकने दो। टेंशन ना लेइए आप, ये टिक जाएगी। मनाहिल तेज तेज कदम लेती हुई लान की तरफ बढ़ गई थी। नजमा मर्दों की बैठक को कान लगाए लॉन के बैक साइड पर खड़ी एक्सप्रेशन दे रही थी। मनाहिल हल्के हल्के कदम लिए उसके पीछे हो ली थी। मनाहिल ने अंदर झांका तो अरहम भाई और सुफियान भाई अपने दोस्तों के हमरा बातों में मसरूफ थे। मनाहिल ने हल्का सा नजमा के कंधे पे हाथ रखा। नजमा बातें सुनने में इतनी मगन थी उसे महसूस ही नहीं हुआ। मनाहिल हौले से उसके कान के पास आकर बोली, हाँ तो क्या बातें चल रही हैं अंदर। नजमा की आंखें मजीद खुल गईं और वह आहिस्ती से पीछे को मुड़ी तो मनाहिल ने दोनों हाथ बांधे उसको खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। मनाहिल बीवी आप, नजमा ने कपकपाती आवाज़ में कहा था। मनाहिल ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले आई जहाँ अस्मारा भी मौजूद थी। दोनों को अंदर आता देख के अस्मारा ने ऐसे बताया जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। वो जानती थी कि अगर नजमा के सामने मनाहिल को कुछ कह दिया तो उसकी शामत आ जानी है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मनाहिल ने नजमा का हाथ छोड़ा और दरवाजे को चुटकी लगा दी। मनाहिल के इस कदम पर नजमा का खल खुश्क हो गया था। वो रहम भरी नज़रों से अस्मारा को देखने लगी थी। अस्मारा ने मैगजीन मुंह के आगे कर लिया था। हाँ तो नजमा मैडम, अब बताओ ज़रा मुझे। जी क्या बीबी जी, नजमा ने वो मुश्किल आवाज़ निकाली थी। अच्छा, कल तुम जो फूफो की चमची बनी हुई फिर रही हो ना, मुंह तोड़ के रख देना मैंने तुम्हारा। बीबी जी कसम लगे मैनू, मैं सहरबाजी नू कुछ भी नहीं दसिया। अच्छा जी, इन्हें तो फिर ख्वाब आया होगा ना, जो फैक्ट्री से बूढ़ा आया था उनके साथ ये बातें कर रही हूँ। हो सकता है बीबी जी। नजमा के ऐसे बोलने पर स्मरा की हंसी निकल गई। चुप करो तुम, ऐसा हो सकता है कि लगती लानी। मनाहिल ने आवाज़ थोड़ी ऊंची की थी। अब किसकी जासूसी कर रही थी? मनाहिल ने नजमा के गिर्द चक्कर लगाते हुए उसका मुआयना लेते हुए कहा था। किसी की नहीं बीबी जी, नजमा ने साफ इनकार कर दिया। ये ऐसे नहीं बताएगी। अस्मारा, मेरी फाइल्स निकालना साथ वाले ड्रॉज से। बीबी ये फाइल्स की होंदा, ये फाइलर की होंदा चाकू, और ये इतना तेज़ है 1 सेकंड में तुम्हारी ज़ुबान काट के रख देगा और फिर तुम्हारी जासूसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कौन सा कुछ बोल सकोगी? मनाहिल ने ऐसे रिएक्शन देकर कहा कि नजमा सच में डर गई। नजमा ने जल्दी से मनाहिल की टांगें पकड़ ली। बीबी जी मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूँगी। 2 मिनट के लिए मनाहिल बौखला गई थी और फिर नजमा को साइड पर करने लगी थी। पीछे हटो नजमा, आखिरी दफ़ा कह रही हूँ मैं, हटो। अच्छा बीबी जी। नजमा ने दुपट्टा सेट किया और बेचारा से मुँह बनाकर खड़ी हो गई। बीबी जी आइंदा आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पक्का? मनाहिल के दिमाग में अचानक कुछ आया था। जी बीबी जी, कसम लगे मैनू। ठीक है जाओ, शाम में सारी रिपोर्ट मुझे देना फूफो से पहले। और हाँ, एक काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाऊंगी। जी बीबी जी। मनाहिल बेड पर लेट गई थी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ 2 ग्लास जूस के बना कर ले आओ। जी बीबी जी, अभी लाई। आज ही वापस आ जाना वरना फाइलर याद है ना? मनाहिल ने चुटकी खोली और नजमा को याद दहानी करवाई। नजमा भागते हुए कमरे से निकल गई थी। हाँ तो फिर मज़ा आया तुम्हें? मनाहिल ने अस्मारा से पूछा। हाँ जी बहुत। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, ये ना अपने कामों से बाज नहीं आएगी। देखना तुम इसे मैं कैसे सीधा करती हूँ। अच्छा छोड़ो, ये देखो। अस्मारा ने मनाहिल का ध्यान बटाया था। उनके किसी कज़न ने कोई स्टेटस लगा रखा था जिस पर दोनों हंस के लोटपोट हो गई थी। अस्मारा, अभी मैं 2 घंटे सो लूँ, काफ़ी एनर्जी ज़ाया हो गई है मेरी। आप अभी रात को भी अब्बू के आगे हाज़िरी देनी है। वो क्यों? फूफो से थोड़ी सी हो गई थी तो पेशी होनी है। मनाहिल ने, तुम भी थोड़ा लिहाज कर लिया करो, बड़ी है तुम्हारी। अगर यही सब बोलना है तो बाहर चली जाओ, मुझे आराम से सोना है। अच्छा बाबा, तुम तो ना सो जाओ। आगा विला के अंदर 3 कोठियाँ थीं पर मेन गेट एक ही था। आगा खान के 3 बेटे थे, कामरान, इश्तियाक और सादिक, और एक बेटी सहर। आगा खान की वफ़ात के बाद उनकी बेगम ने सबको जोड़ कर रखा था। तीनों बेटों की अलग अलग कोठियाँ होने के बावजूद घर का सारा निज़ाम बीजान चलाती थी। तीनों कोठियों के अंदर ऐसे रास्ते बनाए गए थे जिससे लगे एक ही घर है। तीनों भाइयों में आपस में बहुत इत्तेफाक था। कोई भी बीजान की नाफरमानी नहीं करता था।
कामरान आगा खान का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी सिर्फ 2 बेटियां अस्मारा और मनाहिल थी। दोनों की तबीयत बहुत मुख्तलिफ थी, पर दोनों एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं कर सकती थी। मनाहिल बहुत चंचल और जोशीली तबीयत की मालिक थी। पूरे घर में सिर्फ उसी की आवाज़ गूंजती रहती थी। वो कभी घर के एक कोने में पाई जाती और कभी दूसरे। उसके बरक्स अस्मारा बहुत नर्म तबीयत की मालिक थी, अपने काम से काम रखने वाली। इश्तियाक आगा खान का मंझला बेटा था और उनके 3 बेटे थे, अरहम, सुफियान और समीर। अरहम बहुत समझदार और सबका लाडला था और हर किसी का दिल बहुत जल्दी जीत लेता था, लेकिन सुफियान मंदमूजी था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसलिए वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। और सबसे छोटा समीर, उसे ज़मींदारी का बहुत शौक था। वो ज़्यादातर ज़मीनों पर पाया जाता था। छोटा था तो ज़रा नखरीला भी था। आगा खान का सबसे छोटा बेटा सादिक था, जो उनके भी 2 ही बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा, सारा और अली। सारा और समीर दोनों ही हम उम्र थे और अली घर में वाहिद बच्चा था जो हर किसी की रौनक थी। सहर आगा खान की लाडली बेटी थी। सहर का भी निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। बीबी जान, मैं तो बहुत तंग हूँ, सहर ने सर पकड़ते हुए कहा था। क्या हो गया अब? बीजान, मनाहिल अब बच्ची नहीं रही। मजाल है कि वो कोई बात सुन ले, आप समझाया करें उसे। बात सुनो सहर, बच्ची के पीछे हाथ धोकर ना पड़ जाया करो। अभी उसकी उम्र है और ये सब अभी नहीं तो हमारी या तुम्हारी उम्र में करेगी। और तुम अपने वक्त भूल गई हो, बीजान ने पानदान बंद करते हुए कहा था। बीजान, यही चीज़ें उसका हौसला बढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, जीते रहो। क्या हुआ पुप्पो आपको? छोड़ो इससे अरहम, अब जब देखो बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। जिसके साथ उसकी नहीं बनती उसके साथ यही करती है। अम्मी, बीजान अब ऐसे भी मत कहिए मेरी फूफो को, बहुत प्यारी हैं वो और अच्छी हैं। और हमने सहर के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे नॉर्मल करते हुए कहा था। छोड़, तुम बताओ किस काम से आए हो? बीजान, वो दोस्तों के साथ एक छोटी सी आउटिंग प्लान की थी, बस वही जाने की इजाज़त चाहिए थी। ठीक है, पर रात की चाय से पहले तुम हमें टेबल पर मिलो। जी बीजान, शुक्रिया। आके मिल कर देखते हैं इस मनाहिल की बच्ची को। मेरी फूफो को तंग किया है इसने। और हमने मुंह लटकाए बैठी सहर को आहिस्तगी से कहा तो वो मुस्कुराती। अल्लाह हाफिज, मुलाकात होती है फिर। खैर से जाओ बेटा। तुम अब इधर बैठी क्या कर रही हो? खाने को देखो, तुम्हारे भाई लोग भी आने वाले होंगे। जी अच्छा अम्मी। बीजान खाने के मामले में बहुत सख्त थी। वक्त पर खाना दस्तरखान पर लग दिया जाता था और सबकी वक्त पर शिरकत लाजिम थी। 8 बजने वाले थे और अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई अपने कमरों से निकलकर अपना हुलिया दुरुस्त किए नीचे हॉल की तरफ जा रहा था। किचन में बीजान की बहुएं फुर्ती से हाथ चला रही थी। सहर की हिदायत पर, जो अभी तक नीचे नहीं पहुंचा था, नजमा उसे बुलाने गई थी। खाने की मेज़ पर लड़कियों के सर पर दुपट्टा लाजिम था। बाकी घर में वो जैसे मर्जी भी रहें, बीजान को इससे कोई मसला नहीं था। खाने पर सब मौजूद होते तो मनाहिल की नज़र हर एक की हरकत पर होती थी। आज की बदतमीज़ी के बाद तो सहर मनाहिल को गौर से देख रही थी और मनाहिल स्माइल पास कर देती, जिससे सहर के तासरात मज़ीद खींचे चले जाते थे। सुफियान खाने के मेज़ पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। अस्मारा की नज़र पड़ गई। उसने मनाहिल को कहनी मारी और इशारा किया। क्या बात है? मनाहिल ने इशारा किया और अस्मारा को आंख मारी। मनाहिल ने हल्के से मोबाइल फ़ोन निकाला और दोनों कुर्सियों के दरमियान फ़ोन रखकर वीडियो बना ली। खाने से फारिग होने के बाद सब बड़े इशा की नमाज के लिए चले गए और बच्चे सारे हॉल में रिलैक्स होकर अपने अपने मोबाइल में लग गए। खैरियत है ना सुफियान भाई? मनाहिल थोड़े से ही दूर बैठे सुफियान को मैसेज किया। स्क्रीन पर एकदम मनाहिल का नाम देखकर सुफियान ने सामने बड़े सोफे पर बैठी मनाहिल को देखा था। मनाहिल ने फ़ोन की तरफ इशारा किया था। मैसेज सीन करने के बाद सुफियान ने हैरत का इजहार किया। मनाहिल ने जल्दी से वीडियो सेंड कर दी। सुफियान का कहका बुलंद हुआ। सब 2 मिनट के लिए तो सुफियान को देखने लगे और फिर अपने अपने काम में मगन हो गए। तो अब मुझे ये भी बता दें, इस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? सुफियान भाई, इस घर में एक आप ही समझदार हैं, बाकी सब तो ऐसे ही खुद से तंग। सुफियान से मुद्दे की बात सुनकर मनाहिल ने फ़ौरन मैसेज किया था। जी काम बताओ, अब रात में हमें आइसक्रीम तो खिला दें।
मनाहिल ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। हम में कौन कौन? मैं, असमारा और सारा। बीजान का पता? भाईजान इन्हें कौन बताएगा, हम जल्दी से आ जाएंगे। चलो ठीक है, पर गाड़ी में अपना फ़ोन मेरे हवाले कर देना, अपनी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। कर दूंगी मैं, वैसे भी इतनी जूम भी नहीं की कि भाभी का नाम पता चलता। मनाहिल बहुत तेज़ हो तुम। अच्छा पता चला आपको भाई? आज पता चला आपको भाई? हाँ 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 हाँ। सफियान से डील डन होने पर मनाहिल ने जल्दी से अस्मारा और सारा को मैसेज कर दिया। समीर की नज़र मनाहिल पर थी, जो मुसलसल हंसने के साथ साथ सोफे पर बैठी अजीबोगरीब खरतब किए जा रही थी। सब कज़न्स हम उम्र थे तो हंसी मजाक और नोक-झोंक उनके दरमियान चलती रहती थी। सब ने आकर किसी दो के साथ बिगाड़ कर रखी थी तो एक दूसरे के साथ बना कर रखी थी। मनाहिल ने तो खैर सबके साथ बिगाड़ कर रखी थी, पर किसी न किसी की कमज़ोर और उसके हाथ लगी जाती थी और ये ज़रूरत पड़ने पर उसका भरपूर फ़ायदा उठाती थी। समीर और मनाहिल दोनों छोटे थे तो ज़िद और गुस्से से अपनी हर बात किसी न किसी तरह मनवा लेते थे। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 10 बजाए, मनाहिल हरकत में आ गई और जल्दी से उठकर अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन मिलते ही अपनी उंगलियां तेज तेज स्क्रीन पर चलाने लगी। नजमा तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, मुझे आपको एक ज़रूरी खबर देनी है। अभी नहीं नजमा, मैं जल्दी में हूँ, सुबह बताना। कहीं जा रही हैं आप? तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी है। अपने काम से काम रखो और अभी जाओ, सुबह आना। अच्छा बीबी जी। नजमा इस उम्मीद के साथ आई थी कि आज वो मनाहिल से शाबाशी लेगी, पर सब उसकी सोच के बरक्स हुआ तो वो मुंह लटकाए लौट गई। तीनों दूसरे पोर्शन के बैक सीट्स पर स्टेयर्स से लॉन में उतर रही थी। समीर ने अपने कमरे की खिड़की से सीढ़ियों पर साया देखा और कुछ देर में ही जैसे ही मोबाइल की रोशनी किसी एक के चेहरे पर पड़ी तो वह पहचान गया। समीर ने जल्दी से जूता पहना और तेज तेज कदम लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सुफियान गाड़ी बाहर निकाले तीनों के आने का इंतजार कर रहा था, पर उनके आने से पहले ही अरम बाहर आ गया था। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरम ने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ इशारा किया। यार पकड़ा गया, इसी का इजाला करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या अरम तुम हंस रहे हो? और तो क्या करूं, इलाज हुआ तेरा। वैसे काम तो मनाहिल का ही होगा। हाँ, उसी चूहिया का है। हाँ हाँ। वैसे क्या डिमांड की मनाहिल ने? आइसक्रीम की। वाह यार, सस्ते में छूट गया। इसकी जगह मैं होता तो लूट लेता तुम्हें। शुक्र है तुम्हें, फिर तो तुम नहीं हो उसकी जगह। मैं भी चलूँ साथ? और हमने माहौल का मज़ा लेना चाहा। नेकी और पूछ वैसे में मेरे बस में नहीं है तीनों को मैनेज करना। तेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। जाके देख कहाँ रह गई हैं वो। तीनों दबे पाँव मेन गेट की जानिब बढ़ी थी कि समीर तेज़ी से उनकी आगे हो गया था। तीनों एक पल के लिए तो डर गईं। मरी भाई, ये क्या बदतमीज़ी है? इस वक्त चोरों की तरह किधर जा रही हो तुम लोग? बीजान को उठाऊं मैं? नहीं, अस्मारा और सारा ने फ़ौरन कहा। तो शराफत से बता दो, वरना वो हम आइसक्रीम खाने जा रही हैं, सारा ने जल्दी से कहा था। क्यों बताया सारा तुमने? मनाहिल ने मुंह बनाते हुए कहा था। तुम तो अपनी ज़ुबान बंद ही रखो, तुम्हारा ही मशवरा होता है ये। समीर ने मनाहिल को डांट दिया था। फिर मैं कुछ बोलूँ तो कहते हैं बदतमीज़ी करती है, मनाहिल ने गुस्से से कहा था। चुप करो तुम मनाहिल, अस्मारा ने आंखें दिखाई थी। किसके साथ जा रही हो? समीर ने लहजे में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा था। सुफियान के साथ। सुफियान का नाम लिया ही था कि वो आ गया। तुम लोग इससे बातें कर रहे हो और मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो अस्मारा को बोलने ही लगी थी कि समीर बोल पड़ा। मैं भी साथ चलूँगा। आ जा तू भी, जहाँ इतने लोग जा रहे हैं तू भी आ जा। सब बाहर की तरफ बढ़ गए। मनाहिल उधर की उधर ही खड़ी रही। अस्मारा जल्दी से गई और उसे समझा कर ले आई। बैठ भी जाओ, अब तुम लोगों के ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे। समीर ने मनाहिल को बाहर खड़े देखकर कहा था। सुफियान भाई, आप इसको ले जाए, मैं नहीं जा रही। ज़्यादा ही हो रहे हैं ये तो। समीर यार, बंदा बन। और हमने आंखों से समीर को कुछ समझाया तो वो खामोशी से बैठ गया और म्यूज़िक का वॉल्यूम तेज़ कर दिया। कोई पागल है, अभी घर के बाहर हैं और ये वॉल्यूम कम कर। सुफियान ने तंबीह करवाई थी। मनाहिल, तुम आकर मेरे साथ बैठो। और हमने मनाहिल को पीछे अपने साथ वाली सीट पर बैठने को कहा था। और ख़बरदार समीर, मेरी प्यारी बहन को आइंदा कुछ कहा तो। समीर
अरहम की बातें सुनकर नकलें उतारने लग गया था। आओ मनाहिल, दफ़ा करो इससे आज और शाबाश। मनाहिल अरहम के कहने पर उसके साथ जाकर बैठ गई थी। शुक्र है। चल यार सुफियान, गाड़ी भगा। मनाहिल के बैठते ही समीर ने फ़ौरन कहा था। समीर की वजह से मनाहिल पहले तो मुंह सजाए बैठी थी, फिर अरहम के साथ मिलकर उसने सुफियान की काफ़ी टांग खींची। खुशगपियों के दौरान किसी को भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ था। 3 बजने वाले थे। एकदम से असमारा के वक्त बताने पर सब भागकर गाड़ी में बैठे थे। सुफियान तो पीछे हट, मैं ड्राइव करता हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर हम सबको अपने अपने कमरों में मौजूद होना है। तहज्जुद की नमाज के लिए बीजान बस जागने ही वाली होंगी। जल्दी कर। अरहम ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा था। अरहम ने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई थी कि सबके सर घूमने लगे थे। जल्दी से गाड़ी अपनी जगह पर पार्क करने के बाद सब अलग अलग रास्तों से अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए थे। सारा दबरे कदमों लाउंज से होती सीढ़ियों पर चलने लगी थी कि सहर ने उसे पकड़ लिया। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? वो पुप्पो किचन से पानी पीकर। अच्छा, तो किचन में ऐसे तैयार होकर जाते हैं? सहर ने दुपट्टा सारा के दुपट्टे और शक्ल पर होते हुए हल्के मेकअप की तरफ इशारा किया था। कहाँ पुप्पो, मैं तो नॉर्मल हुलिये में हूँ। सारा से तफ्तीश करते हुए सहर को एकदम एक साया भागकर अरहम के कमरे की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया था। सारा, मैं बीजान को अभी उठा लाऊंगी, शराफत से मुझे बता दो कहाँ और किसके साथ गई थी? बीजान का नाम सुनते ही सारा ने एक सांस में सब बता दिया और सारा इल्ज़ाम मनाहिल के सर लगा दिया। फूफा प्लीज़, अब तो मैंने आपको सब बता दिया है, बीजान को मत बताइएगा। सारा ने बेचारा से मुंह बनाते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। टक 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 टक। बीजी, आवाज़ से तंग आते हुए मनाहिल ने कानों पर तकिया रख लिया था। 5 मिनट तक जब मुसलसल दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती रही तो मनाहिल ने अपने साथ वाले बेड पर हाथ लगाकर चेक किया तो अस्मारा मौजूद नहीं थी। तंग आकर और बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोला। क्या मसला है तुम्हें नजमा? सुबह सुबह क्यों दिमाग ख़राब करने पहुँच गई हो? मनाहिल ने आँख मसलते हुए कहा था। वो मनाहिल बीबी, आपको बुलाया जा रहा है। कहाँ और कौन? मनाहिल ने जमाई लेते हुए कहा था। वो बीबी जान। खैरियत? बीबी जान मुझे इतनी सुबह क्यों बुला रही हैं? वो तो बीबी जान को आपको जाकर ही मालूम होना। बड़ी मीसनी हो, सब पता होता है तुम्हें। अच्छा जाओ, आती हूँ मैं। सच्ची बीबी जी, मुझे नहीं पता, और बीबी जान ने कहा था मुझे आपको साथ लेकर ही आना है। अच्छा चलो फिर। बीबी जान ऐसे ही जाए। बीबी जी ऐसे ही जाएंगी? जाओ मेरा दुपट्टा और जूते ले आओ। सुबह सुबह पता नहीं क्या आफत आई है, सोने भी नहीं देते। ये ले बीबी जी, चलें अब। एक तो तुम सब की अम्मा लगी हुई हो, मनाहिल ने मुंह बजोड़ते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम बीजान। सलाम करने पर जब जवाब न मिला तो मनाहिल ने नजमा को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। जी बीबी जी, बता नहीं सकती थी, माहौल सख्त है। बीजी मुझे खुद नहीं पता था। जब देखो एक ही राग अलापती रहती हो अपनी जगह पर। अब अपनी जगह पर। बीजान कुछ हुआ है क्या? बीजान को खामोश देखकर मनाहिल ने पूछा था। मनाहिल, जी बीजान। अपनी ज़रूरत का सामान हमारे कमरे में ले आए। आप 2 हफ्ते तक हमारे साथ रहेंगी। क्या? आपकी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज से आप हमारी नज़रों के सामने रहेंगी। मनाहिल को लगा वो नींद में है और शायद कुछ गलत सुन लिया है। जब दोबारा पूछने पर भी वही जवाब मिला तो खामोश हो गई। नजमा, आप मनाहिल के साथ जाओ और 15 मिनट तक उसका सामान मेरी अलमारी में लग जाना चाहिए। जी अच्छा। मनाहिल मुंह बनाए बाहर निकली तो सर को मुस्कुराता देखकर वो समझ गई थी कि ये फुफ्फो का कारनामा है। फुफ्फो, ये जो आपने सुबह सुबह मेरे ऊपर बम फेंका है ना, जल्द ही आप पर बमबारी करूंगी। मनाहिल को सहर के हंसने पर गुस्सा आ रहा था। मनाहिल, याद रखना आइंदा मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ, तुम मेरी नहीं। सहर ने तनबीह करवाते हुए कहा था। जी याद रखूंगी। वैसे भी आपकी फुप्पो होती तो आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। जाते जाते मनाहिल सुना गई थी। अब देखती हूँ तुम कब तक इसकी ज़ुबान चलती है। सहर अपनी फतह पर मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई थी।
मनाहिल का सामान बीजान के कमरे में सेट करवा दिया गया था और मनाहिल तमीज़ और तहजीब के साथ बीजान के पास सर झटक कर बैठी हुई थी। जैसे जैसे सबको मनाहिल के मुतालिक पता चल रहा था, वो बीजान के कमरे का रुख कर लेते और मनाहिल की शक्ल देखकर बाहर आकर हंसी से लोटपोट हो जाते। बीजान के कमरे में कोई शो चल रहा हो है ना, जो सब अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। मनाहिल को सख्त चिढ़ हो रही थी, पर वो सब खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। नजमा की बच्ची सुन लो मुझे भी। मनाहिल कब से नजमा को आवाज़ें दे रही थी। तंग आकर मनाहिल ने जूते से नजमा को निशाना बनाया। आह, किस छवल ने जूती मारी। जूता सीधा नजमा की कमर पर लगा था। वो जूता उठाए आसपास देखने लगी और फिर उसकी नज़र मनाहिल की तरफ पड़ी, जो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। बीबी जी आवाज़ दे देती, जूता मारना ज़रूरी था, कब से यही कर रही हूँ ना। खैर मुझे ये बताओ, इस वक्त घर के सारे फ़र्द कहाँ हैं? जी वो बीजान और भाई लोग कोई बात कर रहे हैं, बहुएं शॉपिंग पर और सुफियान बाबा बाहर, बाकी सारे अपने अपने कमरे में। अच्छा, सबको उनके कमरे में जाकर ये बता दो कि ये मत समझे कि मुझे पता नहीं चला कि फूफो को खबर किसने की है। उन्हें कहना जिस दिन बीजान के इत्तेकाफ से उठी ना, एक एक को देख लूँगी। अच्छा बीबी जी, अभी कहती हूँ, पूरी बात तो सुन लिया करो, भागने को ही बड़ा होता है तुम्हें। जी कहिए। अस्मारा को कहना मेरा ब्लूटूथ और चार्जर दे दे और 5 मिनट कॉल पे मेरी बात सुने। जी अच्छा, अब जल्दी आ जाना। बड़ों की सोबत का बड़ा असर होता है और इंसान बहुत सी चीज़ों और हालात को समझने लग जाता है। शुरू शुरू में तो बड़ों की बातें समझ से परे लगती हैं। जब इंसान उनके मुतालिक सोचता है तो उसके हक में बेहतर साबित होती हैं। मनाहिल बीजान से काफ़ी कुछ सीख रही थी। कामरान और शगुफ्ता तो अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत खुश हुए थे। मनाहिल भी 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद के पाबंद हो गई थी और बीजान को वो और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। बीजान का जब दिल बहल जाता, वो मनाहिल को अपने किस्से बताती कि कैसे मेहनत करके उन्होंने आज ये घर तामीर किया है। मनाहिल आगा जान और बीजान के किस्से सुनकर मैसूर होती और रोज़ाना उनसे फरमाइश करती। सबको यही लगता था कि सिर्फ मनाहिल ही घर में बड़बोली है, लेकिन बड़बोला तो हर शख्स के अंदर होता है और हर वक्त और वो वक्त आने पर उसे इस्तेमाल ज़रूर करता है। इंसान की तबीयत में फ़र्क ज़रूर होता है, मगर ये जो सिर्फ कहते हैं कि ना सिर्फ हमारे अंदर ये सिस्टम मौजूद ही नहीं वगैरह वगैरह। अल्लाह ने तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया है और सभी हर किस्म का सिस्टम मौजूद होता है। बस ये इंसान की तबीयत पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें कब इस्तेमाल में लाए। अरहम, मुझे बाज़ार से कुछ मंगवाना है, ला दोगे प्लीज़? अभी ज़्यादा ज़रूरी सामान है। ज़रूरी तो है, पर ठहर के चले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, मुझे तुम आधे घंटे में बता देना क्या क्या लाना है, ले आऊँगा। ओके। अस्मारा ये कहकर वापस मुड़ी थी कि समीर ने अपनी टांग अड़ाई। शुक्र है वैसे अरहम भाई, मनाहिल का साया क्या हटा, लोगों के मुंह में भी जुबान आई। अस्मारा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए समीर की तरफ मुड़ी थी। हाँ हाँ, जितना मर्जी शुक्र अदा करना है कर लो। वैसे भी तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने को मिल गई, इस पर तो तुम्हारा शुक्रिया वाजिब है। क्यों? हाय, ये जो मुस्कुराते हुए अगली कर जाती है ना, ये हुनर कहाँ से सीख लिया है? तुम्हें भी चाहिए क्या? अस्मारा ने लफ्ज़ चुबा चुबा कर कहा था। नहीं जी शुक्रिया, आप ही पर सूट करता है, हमारे पर नहीं। वैसे अस्मारा, तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो, इसलिए तमीज़ का मुशायरा कर जाता, वरना मेरी तबीयत का तुम्हें पता है कि किसी को मुंह लगाकर राज़ी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, ऐसी तमीज़ का जो बदतमीज़ी की हदें भी पार कर जाए। समीर, अरहम ने आंखें निकाली थी। क्या यार भाई, आप मजाक भी नहीं करने देते। वो देखे चली गई वो। मज़ा अपने जैसों के साथ अच्छे लगते हैं। अरहम ने समीर को समझाना चाहा था। समीर ने भी अरहम से बहस करने से गुरेज किया और खामोश हो गया। कुछ याद करके समीर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो सोफे पर औंधे होकर लेट गया था। आज आगा विला में बहुत गहमा गहमी थी। दरअसल आज शहर के ससुराल वाले शादी की तारीख लेने आ रहे थे, इसलिए लोग तैयारियों में मशगूल थे। बीजान के बुलाने पर शहर उनके कमरे में गई थी। बीजान अलमारी से कुछ निकाल रही थी कि मनाहिल ने मौके का फ़ायदा उठाया और शहर के कान के पास जाकर हल्के से बोली थी, आपने तो फूफो को मेरे कमरे से निकलवाया था और देखे मैं आपको घर से ही बाहर निकलवा रही हूँ। हिसाब बराबर, अब सुकून से रहूँगी, कोई नेगेटिव वाइब नहीं होगी। ये क्या कानों में घुसर पुसर हो रही है? वो बीजान, मैं फूफो को मुबारकबाद दे रही थी। मनाहिल फ़ौरन बोली थी,
जी बीजान, सहर ने गौर से घूरा। खैर, आज मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, सहर ने मनाहिल को इग्नोर करते हुए कहा था। सहर, आज ये पहनना तुम। बीजान ने चांदी का एक डब्बा सहर के हवाले किया था। बीजान, ये कितने प्यारे हैं, झुमकों की जोड़ी। सहर खुशी से उन्हें कानों के साथ लगाकर पूछ रही थी कि कैसे लग रहे हैं। बहुत प्यारे मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। इसी हफ्ते तुम्हारी रुखसती हो जाएगी इंशाल्लाह। सब खैर खैरियत से हो। इतनी जल्दी क्यों बीजान? सहर थोड़ी अफसुर्दा हुई थी। बेटा, तुम्हारे फर्ज से फारिग होकर मुझे पोतों पोतियों का भी सोचना है। उनकी भी उम्र हो गई है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जितनी जल्दी मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं बेहतर। फिर अल्लाह चाहे तो मौत नसीब कर दे। ऐसी बातें तो मत करें बीजान। सहर नम आंखों के साथ बीजान के गले लग गई और गले लगते हुए उसकी आंसुओं में से अब उसका एतबार नहीं रहा था। वो भी रो दी। पगली ना हो तो ऐसे रोता है कोई? ये तो बेटा किस्मत का दस्तूर है। बेटियों को अपने माँ बाप के घर से को छोड़ना पड़ता है। चलो चुप करो मेरा बेटा और जाकर तैयार हो जाओ। बीजा ने सहर के आंसू पोंछे और माथे पर बोसा देकर उसे भेजा। मेहंदी वगैरह की कोई रस्म अदा नहीं की गई। सिर्फ 2 ही फंक्शन रखे गए थे, बारात और वलीमा। दिन सिर्फ 2 ही बाकी थे। बीजा ने पहले से तैयारियां कर रखी थी, इसलिए लड़के वालों के असरार पर इसी हफ्ते प्रोग्राम फाइनल कर दिया गया था। बच्चों की और सर की थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी, वो तीनों लड़कों के जिम्मे लगा दी गई थी। 2 दिन लड़कियां जहां से शॉपिंग करना चाहे कर सकती हैं। बीजा ने इजाज़त दे रखी थी और लड़कों को सख्ती से तंबीह की गई थी कि वो अपनी आवारागर्दियों से 4 दिन कंट्रोल करें और घर के काम करते हुए दिखाई दें। जगह और रिश्तेदारों को संभालने की जिम्मेदारी सहर के भाइयों और भाभियों के जिम्मे लगा दी गई थी। समीर यार, तू फुप्पो, सारा और नजमा को शॉपिंग पर ले जा। मुझे ताया अब्बू ने बुलाया है। और हमने समीर को फारिग देखकर एक काम उसके जिम्मे लगाया था और खुद बराक वाली लोकेशन पर चला गया था। शुक्र है वो पटर पटर बोलने वाली मनाहिल नहीं सुकून से जाया जा सकता है, वरना वो बहुत गुस्सा दिलाती है। समीर ने खुद गुलामी से कहा और चाबियां उंगलियों में घुमाता सबको बुलाने चला गया था। नॉक नॉक, अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए हो, और कितना आओगे? अस्मारा, एक बात तो बताओ, जब देखो नाक पे गुस्सा लिए फिरती हो। कभी तो बंदा हंस के अच्छे से बात कर लेता है, समीर ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है ना, हम उस पर गुस्सा करके या अच्छे से बात करेंगे। पर मैं बाकियों का तो नहीं पता, पर तुमसे तो यही कोशिश होती है अच्छे से करूं। जी पता चलता जितने अच्छे से करते हो। खैर, किस काम से आए थे? हाँ, वो बुलाने आया था। शॉपिंग पर तुम लोग को मैंने लेकर जाना है। अच्छा, कितनी देर लगेगी? समीर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा था। तुम फूफो और सारा को बुलाओ तो मैं तब तक आती हूँ, अस्मारा ने दुपट्टा सेट करते हुए कहा था। मेरे से नहीं किसी को बुलाया जाता। इन्हें नहीं पता हमने खुद जाकर आएगी। तुम तैयार होकर आ जाना, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। अस्मारा को समीर का रवैया अजीब लगा। वो सर झटक कर पिन ढूंढने लगी थी। लॉन में ही समीर को सारा मिल गई। समीर, सारा की आवाज़ देने पर वो पलटा था। अरम भाई किधर हैं? हमें बाजार जाना है। वो किसी काम से गए हैं, उनकी जगह अब मैं जा रहा हूँ। सच्ची? सारा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाँ, और तुम क्या ऐसे मजाक तुम्हारे साथ ही करता हूँ ना, जैसे वो कह रही हो। सच्ची? समीर ने सारा की नकल उतारी थी। नहीं, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। सारा थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। अच्छा, तैयार हो तो चलो, चल के गाड़ी में बैठो। समीर ने गाड़ी की जानिब इशारा किया था। हाँ तैयार हूँ मैं, चलो। अस्मारा और सारा दोनों गाड़ी में बैठ चुकी थी, पर सहर थी कि 10 मिनट से हॉर्न बजाने पर भी नहीं आ रही थी। फुप्पो बिना समीर मुसलसल हॉर्न बजाने की वजह से अस्मारा के सर में दर्द होने लगा था। हुक्म मोहतरमा, समीर ने एक अदा से कहा था। हॉर्न बजाना बंद करो, अस्मारा ने गुस्से से कहा था। जी ठीक, अभी कर देते हैं। समीर ने हॉर्न से अपना हाथ हटा लिया था। और कुछ? समीर ने मिरर से पीछे देखकर कहा था। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। सारा को गुस्सा आ रहा था कि समीर कैसे अस्मारा से बातें कर रहा है। इतने इंतजार के बाद बिलाखिर सहर आ ही गई थी। वो फ्रंट सीट पर समीर के साथ बैठ गई और नजमा पीछे अस्मारा और सारा के दरमियान बैठेगी। सीने से तेरे
सीने से तेरे सर को लगाकर सुनता ही रहूं नाम अपना। गाड़ी में तेज वॉल्यूम पर ये गाना बज रहा था। ये लाइन सुनते ही जहाँ समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, वहीं सारा भी मुस्कुरा रही थी। सर की नज़र समीर पर पड़ी थी। खैरियत है ना जनाब? सर ने हल्का सा हाथ मुंह का मुक्का बनाकर समीर के कंधे पे मारा था। शादी आपकी हो रही है और खैरियत मुझसे पूछ रही हैं, ये ठीक बात नहीं है पुप्पो। समीर, बहुत शैतान हो गए हो तुम। अब पुप्पो, कोई तो होना चाहिए ना आपको ऐसा तंग करने वाला। जी जी करो फिर। गाने में दोबारा ये लाइन आई तो समीर ऊंचा गाने लग गया था। सीने से तेरे सर को लगाकर सुनता ही रहूं नाम अपना, नाम अपना। वो मिरर से पीछे देख रहा था। तब अचानक सारा की नज़र उस पर पड़ गई और वो मुस्कुरा दी। सहर ड्राइविंग एंजॉय कर रही थी। मस्ती में सफ़र का पता ही नहीं चला और वो लोग मॉल पहुंच गए थे। ले जी, आपकी मंजिल आ गई, समीर ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा था। तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं फुफ्फो, ये औरतों का काम है, मैं क्या करूँगा? औरतों का कहते हुए समीर ने मिरर से पीछे देखा तो अस्मारा अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें निकाल रही थी। तो वो हंस दिया। लगाऊंगी मैं औरतों का लगता। चुप करके अंदर चलो। शॉपिंग बैग्स किसने उठाने हैं? ये नजमा किस लिए किस लिए है? उठा लेगी। उठो। सर ज़बरदस्ती समीर को लेकर अंदर आ गई थी। नजमा मीसनी बनी सबकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। सबसे पहले सर की शॉपिंग की गई और फिर उसी में 2 घंटे लग गए थे और अभी अस्मारा और सारा की शॉपिंग बची थी। अहम ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। हाथों में पकड़े बैग्स देकर समीर बुड़बुड़ाया था। फूफो, मेरे से और नहीं होता। आप लोग तो अगर 2 दिन भी शॉपिंग के लिए घूम फिर ले तो भी थकेंगे नहीं, पर मैं थक गया हूँ। समीर ने शॉपिंग बैग्स फर्श पर रखते हुए कहा था। बस ना, थोड़ी देर और इन दोनों की शॉपिंग रह ही गई है बस। सहर ने समीर का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहा था। अब कहाँ जाना बाकी रह गया है? सब घूम तो लिया है, समीर ने पाँव घसीटते हुए कहा था। टॉप फ्लोर पर जाना है बस। क्या? मैं नहीं जा रहा। समीर वही खड़ा हो गया। अस्मारा कब से समीर के ड्रामे देख रही थी। उसे रहा नहीं गया तो उसके पास जाकर गुस्से से बोल पड़ी। गाड़ी में भी तो बड़ा औरत लगा कर रखा था। अब इनकी वाली हरकतें खुद कर रहे हो। चलना है तो चलो, इतने टेंट्रम्स मत दिखाओ। अभी तक तो हम लोग ने फारिग भी हो जाना था, पर तुम्हारे ड्रामे हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अस्मारा थी कि बोलती चली जा रही थी। कहाँ जाना है? समीर अस्मारा के इतने बड़े लेक्चर पर सिर्फ यही बोला था। अस्मारा उसका जवाब सुनकर चुप कर गई थी और आगे आगे चलने लगी थी। बेटा जी, आपको भी तो इज्जत रास नहीं, पहले से खामोशी से चल पड़ते। सहर ने बेचारा सुमुह बनाए लड़कियों के पीछे चलते हुए समीर को कहा था। मैं नहीं जा रहा था, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही फूफो। मैं नहीं जा रहा, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही फूफो। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा प्यारा बेटा समीर, तू मेरा प्यारा बेटा है समीर। तो सहर ने किसी तरह बात को संभालना चाहा था। मस्केबाजी ही ना करे तो बेहतर, फिलहाल तेज चले। अच्छा। बुटीक के बाहर पहुंचते ही समीर का फ़ोन बजने लगा तो चारों उसके गेट खड़ी होकर उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो सारे? तुम लोग जल्दी अपनी खरीदारी करो, मैं फ़ोन सुनकर आ जाता हूँ। समीर ने पैंट की जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा था। चारों बुटीक में चली गई और समीर थोड़ा दूर आकर फ़ोन पर बात करने लगा। कपड़े देखते हुए शीशे से सारा की नज़र समीर पर पड़ी, जो दीवार के साथ टेक लगाए फ़ोन पर बातें करते हंस रहा था। सारा को वो बहुत क्यूट लगा। सारा ने जल्दी से बैग से फ़ोन निकाला और कपड़ों की ओर से उसने समीर की तस्वीर ले ली और फिर जल्दी से मोबाइल फ़ोन बैग में रख लिया। आधे घंटे तक दोनों के कपड़े हो गए थे। उनकी शॉपिंग मुकम्मल होने पर समीर ने शुक्र का कलमा कहा था, पढ़ा। अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो कुछ खा लें, समीर ने मुंह लटकाते हुए पूछा था। हाँ समीर, बहुत भूख लग रही है, सारा ने जल्दी से कहा था। शुक्र है तुम्हें भी लगी, वरना मुझे लगा था जैसी थकावट मुझे अकेले को ही है वैसे ही भूख भी सिर्फ मुझे अकेले ही को लगी होगी। चलो नीचे वाले पोर्शन पर रिफ्रेशमेंट सेंटर है, कुछ खा पी लेते हैं। हाँ ठीक है। सुबह 11 बजे के निकले हुए घर पहुँचते पहुँचते उन्हें असर हो गई थी। घर आते ही समीर ने तो बीजान के बेड पर औंधा लेट गया। बीजान, मार डाला इन खवातीन ने आज तो। ऐसे नहीं बोलते पागल। बीजान ने समीर के बालों को
में हाथ फेरते हुए कहा था। सर ने 2 बैग जिसमें 2 नफीस जोड़े थे बीजान को पकड़ा दिए। नजमा इधर आओ, बीजान ने कपड़ों का मुआयना करते हुए कहा था। जी बीजान, ये तुम्हारे फंक्शन के कपड़े हैं, यही पहनना। बीजान ने बैग नजमा को थमा दिए थे। नजमा कपड़े देखकर सहर के गले लग गई थी, क्योंकि ये वही कपड़े थे जिन्हें देखकर नजमा को उन्हें खरीदने की हसरत हो रही थी। शुक्रिया बीबी जी। नजमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सहर अपने सारे बैग्स लिए भाभीियों को दिखाने चली गई थी। सारा, हाँ अस्मारा, हमारे 6 बैग्स थे ना, मगर यहाँ तो सिर्फ 4 ही हैं। अस्मारा ने बैग्स की तरफ इशारा किया था। अगर तुम लोगों ने ये कहा कि उधर ही रह गया है ना, तो फिर देखना। समीर जो आधा सोया था, उनकी बातें सुनकर फौरन से बैठकर उन्हें कहने लगा था। अस्मारा, मेरे बैग्स तो पूरे हैं, तुम्हारे 2 नहीं हैं। सारा ने अपने बैग साइड पर करते हुए कहा था। तुम्हारे हाथ में थे वो बैग समीर, मेरे हाथ में जो थे वो मैं ले आया हूँ, बाकी का नहीं पता। समीर ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा था। बीजान देखें इसके काम, अस्मारा ने मुंह बनाते हुए कहा था। समीर जाके गाड़ी में चेक करो, वहाँ ना हो। मेरे से नहीं जाया जाता बीजान, बहुत थक गया हूँ, जरा हिम्मत नहीं है मेरे पास। समीर का जवाब सुनकर सारा मुस्कुराते हुए अपने बैग्स उठाकर बाहर चली थी। उसे जैसे कोई तसल्ली हुई थी। समीर जाओ, शाबाश, देख कर आओ, बीजान ने समीर को उठाते हुए कहा था। समीर के ना उठने पर अस्मारा पैर चटकते हुए बाहर आ गई थी। समीर, बच्ची को परेशान कर दिया है तुमने, जाओ देख कर आओ, फिर आराम से सो जाना, बीजान ने समीर को समझाते हुए कहा था। अच्छा बीजान, जाता हूँ। वैसे भी बीजान, ये चूहिया किधर है? कौन? बीजान समझी ही नहीं थी। मनाहिल, समीर ने हंसते हुए कहा था। शर्म करो समीर, और जाओ जाकर बैग ढूंढो किधर है। एक तो ना ये औरतें आराम से बैठने नहीं देती। समीर ये कहकर उठा और गैराज की तरफ बढ़ गया था। समीर ने सबसे पहले गाड़ी की डिक्की चेक की कि वो खाली थी। उसके बाद उसने बैक सीट चेक की तो वो भी खाली थी। समीर ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और बुड़बुड़ाने लगा। एक बैग वही रह गया। अगर बैग वही रह गए हैं फिर तो बहुत मसला है, समीर ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा था। समीर जल्दी से ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा तो दरवाज़ा खोलते ही उसे कंट्रोल पर बैग नज़र आ गए थे। समीर ने शुक्र अदा किया और बैग लेकर हवेली में आ गया था। नजमा बीजान को बता देना बैग मिल गए हैं। समीर नजमा को बताकर सीढ़ियाँ चढ़ गया था। 2 बार दरवाज़ा बजाने पर भी कोई जवाब न मिला तो समीर सीधा कमरे में आ गया। कमरा खाली था। वो वापस मुड़ने लगा था कि मुंह खुश करती अस्मारा बाथरूम से निकल आई थी। तुम रो रही थी? समीर ने अस्मारा के सुस्त चुपड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा था। नहीं, अस्मारा ने सपाट लहजे में कहा था। इन बैग के लिए रो रही थी तुम? समीर ने बैग बेड पर फेंकते हुए कहा था। बोलो ना एक बार। नहीं रो रही थी मैं। अस्मारा को अब गुस्सा आने लगा था। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ रहा है? समीर ने थोड़ा पास आते हुए कहा था। अपने काम से काम रखो, छोटे हो छोटे ही रहो। ये क्या तुमने छोटे छोटे की रट लगा रखी है? समीर अस्मारा का हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने ले आया था। हाँ तो अब बताओ ना, छोटा कौन है और बड़ा कौन? समीर ने शीशे की तरफ इशारा किया था। तुम तो हो ही खोते। बैग दे दिया, अब जाओ, मुझे नमाज पढ़नी है। अस्मारा ने बैग उठाकर अलमारी में रखे थे। हाँ तो मना किसने किया है, पढ़ो नमाज। खाली बेड देखकर समीर छलांग लगाकर बेड पर लेट गया था। ये क्या बदतमीजी है समीर? अस्मारा का गुस्सा और तेज हुआ था। जो अपना दिमाग खराब ना करो, मेरा नींद से बुरा हाल है आगे। समीर ने तकिया अपने मुंह पर लेते हुए कहा था। अस्मारा गुस्से से जाए नमाज उठाकर कमरे से बाहर चली आई थी। अस्मारा को जाता देखकर समीर मुस्कुराया और फिर नींद की वादियों में उतर गया था। हाँ तो फिर कब अपने कमरे में वापस जा रही हूँ? मनाइल के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए अरहम ने पूछा था। बस मेहमानों की आने की देर है और वो आए और हम गए, मनाहिल ने फुल एक्सप्रेशन से कहा था। वाह, वैसे मनाहिल, बीजान का असर तो तुम पर हुआ है, तुम बहुत समझदार हो गई हो। पर थोड़ी सी, अरहम ने उंगली से इशारे से कहा था। अच्छा जी, वैसे भाई बीजान के साथ रहने का बहुत फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ है। आपके मुतालिक भी जाना है। वो कैसे? अरहम ने हैरानगी से पूछा था। आपकी पूरी ज़िंदगी की क्या
पूरी नस्ल इस बात पर डिपेंड करती है। मनाहिल ने बात में थोड़ा सा सस्पेंस डाला था। पहेलियाँ कब भिजवा रही हो, बात बताओ। अरहम को तजस्सुस हुआ था। इतनी बड़ी बात है, ऐसे थोड़ी बताऊंगी। मनाहिल ने अपना फ़ायदा सोचा था। अच्छा ठीक है, जो कहोगी करूँगा, पहले बात पक्का याद रखिएगा। हाँ सही, बताओ बताओ। अब बीजान फूफो के निकाह पर आपकी बात तय कर रही हैं क्या? अरहम को शौक लगा था। हाँ जी, और वो भी ना सिर्फ आपकी बल्कि सुफियान भाई की भी। मनाहिल ने एक और बम फोड़ा था। मनाहिल मजाक तो नहीं करे तुम? अरहम को यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा ना माने, चाचू और आंटी से भी इस मुतल्लिक बीजान की बात हो गई है और वो दोनों भी राजी हैं। अच्छा तो किससे बात तय हुई है? अरहम कुछ आगे का सुनना चाहता था। वो आपकी कज़न है ना आयशा? क्या आयशा? पर वो तो, अरहम कुछ बोलने ही लगा था कि खामोश हो गया। अरे पूरी बात तो सुने। आपसे उससे आपका नहीं सुफियान का होना है। वो सुनते ही अरहम खुश हो गया था। मनाहिल ये तो ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी, इस छोटे पैकेट का कमाल है। मनाहिल ने अपनी तरफ इशारा किया था। वाह वैसे क्या है, वाह कैसे ही किया ये सब? अरहम का तजस्सुस बढ़ने लगा था। वो छोड़े, आपको अपनी वाली का नाम नहीं सुनना? मनाहिल ने एक जगह रुककर कहा था। तुम ड्रामे ही इतने करती हो, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो आगा जान के दोस्त नहीं है रहीम दादा, उनकी पोती के साथ? कौन सी पोती? अरहम ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा था। पता नहीं मुझे अब इतना। उसका नाम सोनिया है, मनाहिल ने बताया था। अच्छा खैर, देख लूँगा जो कोई भी हुई। जी ऐसे ही कहते हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं देख लूँगा जैसे लड़ाई करनी हो। मनाहिल ने नकल उतारते हुए कहा था। मनाहिल की शक्ल देखकर अरहम हंस दिया था। चलो अब पटाखा घर चले। वो तो और कहाँ जा रहे हैं? वो सामने देखे घर ही तो है। मनाहिल ने गेट की तरफ इशारा किया था। अच्छा मेरी माँ, माफ़ कर दो मुझे। जी मतलब की बात निकलवा ली है तो अब यही कहना है ना? मनाहिल ने मुंह बिसोड़ते हुए कहा था। हाँ चलो अब। मनाहिल बीबी आप आ गई, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मनाहिल को आते देखकर नजमा उसकी तरफ लपकी थी। खैरियत? जी बीबी जी, वो आपका सामान आपके कमरे में रखना था, मैंने सब इकट्ठा कर दिया है। अच्छा चलो ले आओ, मैं खड़ी हूँ यहाँ। वो रहा सामान बीबी जी। नजमा ने सोफे की तरफ इशारा किया था। तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई। वो बीबी और भी काम थे ना मुझे। नजमा ने सर खुजाते हुए कहा था। जानती हूँ, चलो। बीबी ने, आपने शॉपिंग नहीं करनी? हम तो कर भी आए सब। मैं सुबह अम्मी के साथ जाऊंगी। जी ठीक है बीबी जी। दरवाज़ा खोलते ही समीर को बिस्तर पर सोता देखकर मैं हैरान हुई थी। बीबी जी, समीर बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बताकर कर रहे हैं ना जो मुझे पूछ रही हो? अभी तुम्हारे साथ ही आई हूँ ना यहाँ। अच्छा बीबी, लाइट्स ऑन करो सारी। मनाहिल ने मोबाइल फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा था। लाइट जैसे ही समीर की आंखों में पड़ी वो कसमसाया। लाइट ऑफ कर दो, वो ऊंची आवाज़ में बोला था। मनी भाई उठे, अपने कमरे में जाए। मनाहिल ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मनाहिल की आवाज़ सुनकर समीर ने हल्की सी आंख खोली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरी आंखें खोले वो भी। और फिर आप ये बताएं जो बोल रहे हैं। मनाहिल ने दोनों हाथ अपनी कमर पर टिकाते हुए कहा था। समीर ने कमरे का जायजा लिया और जल्दी से उठा था। हाँ तो तुम्हें तमीज़ नहीं? सोते बंदे को कैसे उठाते हैं? अब आपकी बहन हूँ, तमीज़ कहाँ रख सकती हूँ? मनाहिल ने समीर के जूतों की तरफ इशारा किया। वो जूते पहने सो रहा था। तुम बहुत तेज़ हो गई हो, मेरी आँख सुबह से खुलने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें मैं। समीर बुड़बुड़ाते हुए चला गया था। तुम अब क्या देख रहे हो? सामान रखो। नजमा को बुत बना देकर मनाहिल ने कहा था। वैसे मनाहिल बेबी, आपको एक बात बताऊं? नजमा ने राजो न्याज वाले तरीके से बताया था। कल जब हम शॉपिंग पर गए थे तो सारा बीबी ने समीर बाबा की तस्वीर ली थी अपने मोबाइल में। मनाहिल जो अपने कपड़े तय कर रही थी, नजमा की बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। हैं? और मरी भाई को नहीं पता चला? नहीं बीबी जी, वो दुकान से बाहर फ़ोन सुन रहे थे। सारा बीबी ने चुपके से ली थी। ओ तेरी, ये तो वो हिसाब हुआ, एक छुछुंदर और दूसरा बंदर। ये एक छुछुंदर और दूसरा बंदर। मनाहिल का कहका बुलंद हुआ था। यही नहीं बीबी जी, गाड़ी में कोई गाना बज रहा था और समीर बाबा साथ गा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को शीशे से देख भी रहे थे। अच्छा तो बात इतनी बढ़ गई है? मनाहिल ने दिलचस्पी लेते हुए कहा था। बीबी जी, ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई ना कोई दिल को अच्छा लग ही जाता है। और समीर बाबा और सारा बीबी तो होते हुए भी हम उम्र।
नजमा खुश कर दिया तुमने आज मुझे। तुमने ऐसा करना है कि अब इन दोनों पर ख़ास नज़र रखनी है। वैसे भी ये दिन भी ऐसे ही हैं, उनको भी मौका मिल जाए तो काफ़ी है, मनाहिल ने मज़े से कहा था। मनाहिल से वाहवाही मिलने पर नजमा खुश हो गई थी। बीबी जी जैसे आप कहें। अच्छा ये बताओ, अस्मारा भी साथ गई थी तुम लोगों के? कुछ याद आने पर मनाहिल ने पूछा। हाँ जी बीबी जी, सही हो गया, चलो तुम जल्दी से काम समेटो, मैं अभी आई। मनाहिल नजमा को काम लगाकर तेजी से बाहर निकली थी। ओए सवारी किधर को चली, थोड़ा ब्रेक लगाओ, मनाहिल को भागता देखकर सुफियान ने कहा था। आपसे आकर निपटती हूँ, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। मनाहिल रुकी नहीं और भाग गई। चूहिया जब देखो बिल्ली के शिकार पे रहती है। सुफियान हंसता हुआ मनाहिल के पुष्ट की जानिब देखकर आगे बढ़ गया था। अस्मारा की बच्ची, मनाहिल डरा दिया तुमने तो। कोई नई बात नहीं, मनाहिल बैठते हुए कही। मैं कमरे में वापस आ गई हूँ। पता है, तो फिर क्यों नहीं आई सामान सेट करवाने? तुम जैसे अमेरिका से आई हो ना, मैं आती सामान सेट करवाने। थोड़ा सा तो था, खुद कर लेती, अस्मारा ने सपाट लहजे में कहा था। वाह जी, मैं कमरे से क्या गई, तुम्हें भी जुबान लग गई, मनाहिल ने दाद देने वाले अंदाज में कहा था। तंग मत करो मनाहिल, मेरा भी मूड ठीक नहीं। क्या सोचती रहती हो अस्मारा? जब देखो इलामा इकबाल जैसी शक्ल बनाई होती है। कुछ नहीं, तुम्हारी समझ से ऊपर की बातें हैं, अस्मारा ने मुंह घुटने में देते हुए कहा था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम बताकर तो देखो, मनाहिल ने मासूमाना अंदाज में कहा था। हाँ, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे से मेरी परेशानियां पूछ रही है, अस्मारा ने मनाहिल के गाल छूकर कहा था। यार अस्मारा, टॉपिक चेंज मत किया करो, मनाहिल ने मुंह बनाते हुए कहा था। मेरी याद कैसे आई? अस्मारा ने उसके आने की वजह पूछी थी। कुछ बताना था पर अब मूड ठीक नहीं है, मनाहिल ने अस्मारा का रवैया देखकर टोक कहा था। ओके, ये क्या होता है ओके? मनाहिल ने मुंह बनाया था। अब पता है मुझे कि बात आखिर में जब किसी ने नहीं सुनी तुम्हारी, तो तुमने आकर मुझे ही कहनी है, वरना तुम्हारा गुजारा नहीं। इस बात का तुम फायदा उठाती हो, बहुत बुरी हो तुम अस्मारा, जानती हो। जा रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, मनाहिल ने पैर चटकते हुए कहा था। जी ठीक। बीबी जान ने अपनी बेटी की शादी इसी धूमधाम से की थी जैसे उन्होंने अपने बेटों की थी। शहर की रुखसती के फंक्शन पर बीजा ने अपने पोता बहुओं को अंगूठियां पहनाई और इंशाल्लाह जल्द निकाह करेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया। शहर की शादी पर आगा वेला का हर शख्स छाया हुआ था। हर कोई एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रहा था। बीजान अपने खानदान वालों की दिल ही दिल में बलाई ले रही थी। अरम भाई, आपको परसों वाला वादा याद है ना? मनाहिल अपना लहंगा संभालती हुई अरम के पास आई थी। मनाहिल आज किसी परी की तरह लग रही थी, चुलबुली और खूबसूरत। कौन सा वादा? अरम को याद नहीं आ रहा था। वही, मनाहिल ने अंगूठी की तरफ इशारा किया था। ओ अच्छा वो, पर इसका यहाँ क्या लेना देना है ना? मुझे दूध पिलाई की रस्म करनी है तो इसके बाद आपकी मदद चाहिए। चलो फिर, अरम ने मुस्कुराते हुए मनाहिल के कंधों पर हाथ रखा और दोनों स्टेज की तरफ चल दिए। समीर की नजर मुसलसल किसी को ढूंढ रही थी। पिक एंड ड्रॉप भी सब घर वालों को उसी ने दिया था, पर वो शहर के साथ पॉलर गई हुई थी तो समीर उसे ना देख पाया था। अब तो फंक्शन खत्म होने वाला था और वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मनाहिल और अरहम को स्टेज की तरफ जाता देखकर समीर को आइडिया आया और वो मनाहिल के आगे जाकर खड़ा हो गया। मेरी भाई, मेरा आज आप लोगों से लड़ाई का कोई मूड नहीं, तो प्लीज पीछे हट जाए। अरहम भाई, आप इस आफत के साथ किधर जा रहे हैं? समीर अरहम के सामने मनाहिल से पूछना नहीं चाहता था। मैं अपनी बहनों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ एक मिशन पर, तुम भी मेरे साथ चलो, अरहम ने समीर से कहा था। अरहम भाई, छोड़े ना इन्हें, बीजा ने फिर रुखसती का ऐलान कर देना है, जल्दी चले। मनाहिल अपने दुपट्टे को सेट करते हुए बोली थी। वो देखे भाई, सारा और स्मारा भी आ गए, अब तो चले। मनाहिल बच्चों की तरह जिद करने लग गई थी। सारा और स्मारा का नाम सुनते ही समीर जल्दी से पीछे मुड़ा था। पूरा फंक्शन में उसने उसे अभी देखा था। सिल्वर और बेबी पिंक लहंगे में बेहद दिलकश लग रही थी। उसके ब्राउन आंखें मेकअप से मजीद दिलकश बना दी गई थी। आज पहली बार समीर ने उसे खुले बालों में देखा था। उसके लंबे काले घने बाल उसकी कमर पर झूलते नहायत खूबसूरत लग रहे थे। उसे देखते ही समीर के मुंह से एकदम माशाल्लाह निकला था। समीर के मुंह से निकले अल्फाज अरहम और मनाहिल के कानों में भी पड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। मनाहिल ने सारा की तरफ इशारा किया पर अरहम उसका इशारा समझ नहीं पाया। सारा ने एक डार्क ब्लू और वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था। सारा के अंदर एक अदा थी जो
उससे सबसे मुख्तलिफ रखती थी। असमारा हाथ में दूध का ग्लास पकड़े उनकी तरफ बढ़ी थी। चले आप। सब स्टेज की तरफ बढ़े थे। अरम और समीर की मदद से लड़कों ने दूल्हे से 70,000 निकलवा लिया था और अभी निकलवा लेते अगर बीजी मना न करती। बेटी को रुखसत करके बीजान बहुत अफसरदा थी। वही अपने फर्ज से सबक दोष होने पर बहुत पुरसुकून थी। सब मेहमान जा चुके थे। जब लड़कियों को छोड़ने की बारी आई तो समीर जल्दी से गाड़ी लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। आ जाओ तीनों, समीर ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा था। समीर के कहने पर सारा भागते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। आ जाओ तुम दोनों भी, सारा ने कहा था। मनाइल और अस्मारा अपना लहंगा संभालती हुई गाड़ी में बैठ गई थी। होटल से निकलते वक्त समीर ने सुफियान को लड़कियों को घर लेकर जा रहा हूँ कह के बता दिया था। समीर बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था। मेरी भाई, क्या मसला है? आप गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल? नहीं, मनाइल ने हंसते हुए कहा था। पता है मुझे भी, तो तेज चलाइए ना। चला तो रहा हूँ, और कितना चलाऊं? तुम चुप करके बैठी रहो। मनाइल ने समीर की नकल उतारी और भाई की तरफ देखने लगी। समीर की का बात करने पर दिल हो रहा था। वो बहाने से कोई ना कोई सवाल पूछ लेता था। समीर के सवाल पर सारा तो जैसे चौकन्ना होकर बैठी थी, फौरन उसे जवाब देती। समीर ने जो सोचा था रास्ते में सबके सब उलट हो गया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सब आज के फंक्शन से थक गए थे और अभी कल का फंक्शन बाकी था। बीजान के कहने पर सब कपड़े तब्दील करके सोने चले गए थे। अरहम भाई, आप जाग रहे हो? समीर ने अरहम के कमरे की लाइट ऑन देखकर अंदर जाके पूछा था। नींद नहीं आ रही? आ जाओ बैठो। मुझे भी, समीर बेड पे बैठते हुए कहा था। एक बात तो बताए अरहम भाई। समीर जो कब से कश्मकश का शिकार था अरहम से पूछ बैठा। अरहम मोबाइल में मसरूफ था। भाई, ये कशिश, इंतजार, जल्दबाजी क्या मोहब्बत की निशानी है? समीर ने खोए खोए कहा था। अरहम ने समीर की बात सुनते ही मोबाइल फ़ोन ऑफ करके जेब में डाला और समीर की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरे भाई को हो गई है क्या ये बीमारी? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा था। पता नहीं भाई, अजीब हालत हुई पड़ी है, समीर ने मुंह बनाते हुए बताया था। अरहम का कहका बुलंद हुआ था। भाई, आप हंस रहे हैं, समीर ने शिकवा किया था। अच्छा बाबा, नहीं हंसता। ये बता कौन है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताएं, ना चाहते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सच्ची भाई, शुरू में मैंने खुद को बहुत रोका, पर अब खुद पर इख्तियार ही नहीं रहा और मैं उसकी जाने मज़ीद खिंचता चला गया। समीर एक फील के साथ अपने जज्बात बयान कर रहा था। और हम उठकर समीर के पास बैठ गया। मेरे भाई, ये जो जवानी की उम्र होती है ना, इंसान को इस बीमारी में ना चाहते हुए मुब्तला कर ही देती है। अच्छा छोड़, बता कौन है वो? और हमने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। समीर मुस्कुरा दिया। हाय मेरे भाई, मैं शर्माने वाली क्वालिटी भी है अभी। और हमने समीर के पेट पे हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा था। वैसे भाई, लड़की अगर 2-3 साल बड़ी हो तो खैर होती है ना? समीर ने एकदम पूछा। हाँ क्यों नहीं, अच्छा है ना, लड़की में चोर हो तो संभाल लेगी तुम जैसे पागल को। हाँ वो तो है, समीर मुस्कुराया था। अच्छा चल अब ये भी बता दे, अरहम से अब इंतज़ार नहीं हो रहा था, घर में ही है वो और आप उसे अच्छे से जानते हैं। मतलब हमारी नाक के नीचे ही तो पागल हुआ पड़ा है और हमें पता ही नहीं। अरहम ने समीर को छेड़ा। देख ले फिर भाई, वैसे कहीं वो सारा तो नहीं? अरहम ने एकदम से कहा था। सारा? समीर ने बुरा सा मुंह बनाया था। क्या अरहम भाई, आप भी? तो फिर मनाहिल? अरहम ने तंग करना चाहा था समीर को। हाँ देखो, मेरे मनाहिल से तो जिसकी भी शादी होगी वो बेचारा तो पछताएगा। इतनी लंबी जुबान, तोबा। समीर ने कानों को हाथ लगाया था। हाँ, तो फिर कौन? अरहम समझ गया था, पर वो समीर के मुंह से सुनना चाहता था। एक ही तो बची है, वही, और कौन? समीर ने सचरते हुए कहा था। कौन? अरहम ने फिर छेड़ा। भाई अस्मारा है, इतनी मासूम सी लड़की ने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अरहम ने समीर के बाल खराब किए थे। मासूम है ना तभी, वरना मैं कहाँ इतनी आसानी से किसी के हाथ लगता हूँ। समीर ने कंधे उचकाए थे। बस आराम से, जानता हूँ तुम्हें। फिर करे बीजान से हमारी बात, हमारे साथ तुम्हें भी घोड़ों पर चढ़ा दे। अरहम ने आंख मारी थी। हाय नेकी और पूछ। समीर ने जल्दी से कहा था। आराम से लड़के, तुझे हमसे ज्यादा जल्दी है। अरहम समीर के ऊपर चढ़ गया और दोनों तकिए से एक दूसरे को मारने लगे। पूरे कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी। शहर के वलीमा वाले दिन रात 3 बजे की फ्लाइट थी। वलीमा के फंक्शन से फारिग होकर बीजान को
सहर को एयरपोर्ट से रुखसत करने के आई थी और अपनी बेटी के अच्छे नसीबों के लिए दिल ही दिल में ढेरों दुआएं कर रही थी। सहर भी बहुत खुश थी। ढेरों दुआओं के साय में सहर को रुखसत किया गया था। सारे अपनी अपनी खुशखबरियों में मसरूफ थे, पर सफियान था कि मुंह सुजाए एक कोने में सोफे पर बैठा था। सब लोगों ने उसे नोटिस किया, फिर हमसे पूछने के बाद मालूम हुआ कि जनाब की आयशा से नाराज़गी चल रही है, इसलिए गमगीन बैठे हैं। अरे सारे तवज्जो फरमाइए, मनाहिल ने टेबल के ऊपर खड़े होते हुए सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। मैं ज़रा आजकल के आशिकों पर चंद लाइनें मुलाहिजा करना चाहती हूँ, तो ज़रा तवज्जो कीजिए। मनाहिल ने माहौल अच्छा करना चाहा था। अरे कोई इरशाद नहीं कहेगा, मनाहिल ने ताली बजाकर कहा, और प्लीज़ अपने अपने मोबाइल फ़ोन सब थोड़ी देर साइड पे रखें, चंद मिनट सिर्फ। सब ने अपने अपने मोबाइल साइड पर रख दिया और मनाहिल की जानिब मुतवज्जो हुए। सुफियान एक्टिंग तो यही कर रहा था कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, पर उसके कान मनाहिल की तरफ थे। हाँ जी मोहतरमा, इरशाद, अरहम ने कहा। ले फिर सुने। उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना, साफ साफ लफ्ज़ों में रास्ता भी लिखा है। कुछ हरूफ लिखे हैं ज़ब्त की नसीहत में, कुछ हरूफ में उसने हौसला भी रखा है। शुक्र ये लिखा है दिल से याद करने का, दिल से दिल का है कितना फासला भी लिखा है। क्या उसे कहे मोहसिन, क्या उसे कहे वसी, जिसने करके बेजान फिर जान भी लिखा है। मनाहिल को खामोश हुए 5 मिनट हो गए थे और सब यकटक उसे देख रहे थे। ऐसा क्या देख रहे हो, शायरी तो कब की ख़त्म हो गई है, मनाहिल ने मुंह बनाते हुए कहा था। ओ अच्छा। हॉल में सब एकदम सबका कहका गूंजा था। नजमा तेज तेज चलती हुई हॉल में आई थी। वो बीजान डांट रही हैं कि सब अभी तक जागे हुए हो। सबकी आवाज़ मिलकर इतनी ऊंची हो गई थी कि बीजान को नजमा को भेजना पड़ा था, और बीजान का कहना था कि सब सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं। बीजान का पैगाम सुनकर सब उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। समीर अपनी जगह से उठा ही था कि अरहम ने उसे अपने कमरे में आने का कहा, और वो अरहम के साथ उसी के पीछे पीछे चल दिया। जी भाई, कमरे में दाखिल होते हुए समीर ने कहा था। तुम्हें पता है कल कौन लोग आ रहे हैं? अरे अरहम ने सीरियस होते हुए कहा था। समीर ने नफ़ी में सर हिलाया था। असमारा के मामू आ रहे हैं। अरहम भाई क्या सस्पेंस डाल रहे हो, बता भी दो। समीर ने अरहम को अटक कर बात करते हुए कहा था। वो असमारा के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। बीजा ने हम पांचों की एक साथ शादी करने का फैसला किया है। समीर ये सुनते ही रुका नहीं और तेज तेज कदम लेता बाहर निकल गया। अरहम ने उसे काफ़ी आवाज़ें दी, पर वो रुका नहीं। अरहम इस सोच में पड़ गया कि कहीं उसने समीर को बताकर गलत तो नहीं किया। अरहम सर पकड़ के बैठ गया था। सुबह सुबह ही घर में मेहमानों के आने की तैयारियां जारी थी। मनाहिल की अम्मी बहुत खुश थी। बीजान का दिल तो नहीं था, पर वो बहू की खुशी की खातिर वो राजी हो गई थी। बीजान ने नजमा को असमारा को अच्छे से तैयार करने को कहा था, क्योंकि सामने वाले को कोई पता नहीं होता। अंगूठी पहनाकर बात पक्की भी की जा सकती है। मनाहिल को जैसे ही इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, असमारा को तंग किए जा रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे और मेहमान तशरीफ़ ले आए थे। राम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। असमारा सामने तैयार खड़ी थी। समीर ने नजमा को जाने का इशारा किया तो वो डर कर बाहर चली गई। ये क्या बदतमीज़ी है समीर? असमारा को समीर का रवैया बुरा लगा था। समीर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ये क्या कर रहे हो तुम? असमारा की आवाज़ तेज़ हुई, लेकिन उसमें एक डर भी था। बाल बांधो, समीर ने गुस्से से कहा था। क्या? असमारा को कुछ समझ नहीं आई। बोला ना बाल बांधो जल्दी, समीर चिल्लाया था। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। असमारा ने कपकपाते हुए हाथों से जल्दी से बाल बांधे। समीर ने टिश्यू बॉक्स से 3-4 टिश्यू निकाले और असमारा की तरफ बढ़ाए। असमारा ने चुपचाप पकड़ लिए। इसे अपना मुंह साफ करो, समीर ने आंखें निकालते हुए कहा था। लेकिन क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? असमारा ने डरते हुए कहा था। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही? बोला ना साफ करो। समीर के लहजे में ज़रा सख्ती थी। असमारा ने जो लाइट से मेकअप किया हुआ था टिश्यू से साफ करने लगी। कान खोल के मेरी बात सुन लो, तुम हरगिज़ नीचे नहीं जाओगी, बीजान के बुलाने पर भी। समीर एक एक लफ्ज़ चुबा के बोला था। समीर अपने काम से काम रखो, तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? असमारा ने मुश्किल बोला था। समीर ने आगे बढ़कर असमारा का हाथ पकड़कर मरोड़ा और उसके कान के पास आकर सरगोशी की। वक्त आने पर बताऊंगा मैं कौन होता हूँ तुमसे ऐसे बात करने वाला। समीर छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रही है। असमारा रोने लगी थी। समीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारे रोने की आवाज़ नहीं आई मुझे। समीर की आवाज़ थोड़ी सी नरम पड़ी थी।
कमरे में अब अस्मारा की सिसकियों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे नाम के आगे मेरे नाम के अलावा अगर किसी का नाम आए तो सबसे पहले उसे जान से मार दूंगा और फिर तुम्हारे साथ खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। और हाँ, आइंदा तुम मेरे सामने रोई तो फिर देखना। समीर ये कहकर रुका नहीं और कमरे से निकल गया था। अस्मारा खौफ में थी और ज़मीन पर बैठ गई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार उसका ऐसा रूप देखा था। मनाहिल बाथरूम में सब सुन रही थी, पर समीर की आवाज़ सुनकर उसके बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई थी। जब काफ़ी देर तक समीर की कोई आवाज़ नहीं आई तो बाहर निकली तो अस्मारा ज़मीन पर बैठी सिसकियों के साथ रो रही थी। मनाहिल ने जल्दी से जाकर अस्मारा को गले लगा लिया था। अस्मारा के सफ़ेद बाजू पर समीर की उंगलियों के निशान वाज़ह थे। मनाहिल की नज़र जैसे उन पर पड़ी, उसे समीर पर बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स और ऑइंटमेंट निकाल कर उसके बाजू पर लगाने लगी थी। मनाहिल ने मुश्किलों से अस्मारा को नॉर्मल किया था। अब वो मुकम्मल खामोश थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। समीर अस्मारा के कमरे से निकलकर सीधा बीजान के कमरे में गया था। उसे बीजान अकेली मिल गई थी। बीजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। समीर के लहजे में अभी भी सख्ती थी। अभी नहीं बेटा, मेहमान मेरे इंतजार कर रहे हैं, बाद में, बीजान ने जूती पहनते हुए कहा था। ज़रूरी बात है बीजान, अभी ना की तो फिर नहीं कर पाऊंगा। समीर के लहजे का अंदाज़ा लगाते हुए बीजान ने कहा, अच्छा कहो। बीजान, मैं अस्मारा को पसंद करता हूँ और ये मेहमान जिस घर से आए हैं आप उन्हें वापस भेज दीजिएगा, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा, समीर ने स्पाट लहजे में कहा था। बीजान ने समीर की आंखों की लाली और गुस्से को भांप लिया और बगैर कुछ कहे आ गई थी। बीजान की तरफ से जवाब न मिलने पर समीर ने दरवाजे गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और जहाँ मेहमान बैठे थे वहाँ चल दिया। समीर ने अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर हाथ ही रखा तो किसी ने उसे पेट से पकड़कर खींचा था। अरहम भाई, फिलहाल मुझे छोड़ दें। समीर ने खुद को अरहम की गिरफ्त से निकालना चाहा था। अरहम की गिरफ्त मजबूत थी, वो उसे बाहर लॉन में ले आया था। क्या करने जा रहे थे तुम? अरहम ने गुस्से से कहा था। वही जो मुझे करना चाहिए था, किसी का अस्मारा पर कोई हक नहीं है, समीर चिल्लाया था। तो तुम्हारा भी अभी उस पर कोई हक नहीं है, अरहम भी चिल्लाया था। अरहम, मुझे तुमसे भी अभी कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो। समीर गुस्से से पागल हो रहा था। मेरे भाई, ये सब्र वाले काम है, इतने जज्बाती मत बनो। अरहम ने समीर को आराम से समझाना चाहा था। वही तो नहीं हो रहा। समीर अरहम के गले लग गया था। अरहम समीर को नॉर्मल कल के ड्राइंग रूम में ले आया था और उसे अपने साथ बिठा लिया था। अस्मारा को वहाँ मौजूद देखकर समीर का खून खोला। वो उठ नहीं लगा था कि अरहम ने उसका बाजू पकड़ लिया। समीर के वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। वो अस्मारा को गुस्से भरी नज़रों से मुसलसल देखे जा रहा था। बीजान समीर की हरकत को देख रही थी और इग्नोर कर रही थी। अरहम ने समीर को बाहर ले जाना ही मुनासिब समझा। वो समीर को वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर ले आया था। बाहर आते ही समीर ने गुस्से से अपने बाल नोचे थे। मैंने मना किया था उसे नीचे आने के लिए, समीर गुस्से से चिल्लाया था। अरहम ने समीर को उसकी भड़ास निकालने दी। वो जानता था कि अभी समीर की हालत अभी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ समझ पाए। बीजान ने मेहमानों से फैसले का वक्त मांगा था। मनाहिल की माँ को बीजान के फैसले पर हैरत हुई थी, पर वो खामोश हो गई थी। मेहमान जा चुके थे। बीजान अपने कमरे पे चक्कर लगा रही थी। नजमा, बीजान चिल्लाई थी। जी बीजान। नजमा भागती हुई आई थी। जाके कामरान और इश्तियाक को बुला लो जल्दी। जी बीजान। बीजान के बुलाने पर 5 मिनट में कामरान और इश्तियाक कमरे में खड़े थे। क्या हुआ? बीजान गुस्से में लग रही है। कामरान ने बीजान को मुसलसल टहलता देख के कहा था। बात ही ऐसी है कामरान, क्या हुआ आखिर बीजान, हमें भी बताएं। इश्तियाक ने अब की बार कहा था। तुम्हारे बेटी की वजह से परेशान हैं हम, बीजान ने कहा था। क्या हुआ बीजान? इश्तियाक ने तशवीश से पूछा था। समीर मियां आज हमें आकर कहते हैं कि अस्मारा को पसंद करता हूँ और उसकी शादी नहीं होने दूंगा। बीजान की बात सुनते ही इश्तियाक का सिर झुक गया था। तो बीजान, जैसे आपने फैसला करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तो सारा और उसका सोच रखा था, पर अस्मारा भी अपनी ही बची है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर। समीर मुझे पहले भी बता सकता था। इन मेहमानों के आमद पर ये तमाशा लगाना ज़रूरी था। बीजान बहुत गुस्से में थी। बीजान, मैं अभी जाकर उसके होश ठिकाने लगाता हूँ, इश्तियाक ये कहकर मुड़ा था। रुको इश्तियाक, होश के नाखून लो। जवान औलाद पर हाथ उठाओगे तो वो बागी हो जाएगी। समीर कोई गलत कदम ना उठाए, इसलिए मैंने ये बात पर रजामंद हुई हूँ और तुम लोगों को इस बात से आगाह कर रही हूँ। सारा का रिश्ता ढूंढते ही हमने उनकी मंगनियाँ कर देंगे और ये बात उस वक्त कमरे में ख़त्म हो जानी चाहिए। जी बीजान, जैसे आपको बेहतर लगे। दोनों ने बीजान के फैसले पर सर झुकाया और बाहर आ गए। अस्मारा रात में टेरेस पर टहल रही थी और आज वाला वाक़या को याद करके
कुछ सोच रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। वो जल्दी से पलटी थी। समीर को देखकर उसकी आंखें डर से मजीद खुल गई थी। तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें नीचे नहीं आना, क्यों आई थी? समीर गुस्से से एक लफ्ज़ अदा कर रहा था। अस्मारा डर के एक कदम पीछे हो गई थी। बताओ मुझे क्यों? समीर के हाथ में पानी का ग्लास था और ग्लास पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो उसके हाथ में ही टूट गया। खून उसके बाजू पर बह रहा था। अस्मारा मजीद डर गई थी। समीर ने और गुस्से से पूछा, मेरे मना करने के बावजूद वहाँ क्या कर रही थी? समीर अस्मारा के करीब आकर चिल्लाया था कि अस्मारा आंखें मूंदे ज़मीन पर गिर गई थी। अस्मारा को ज़मीन पर गिरता देखकर समीर हैरान और परेशान हो गया। उसके गाल थपथपाने लगा पर उसे होश नहीं आ रहा था। समीर अस्मारा को उठाकर उसके कमरे में ले आया था। अस्मारा को अब ऐसे बेहोश कमरे में आता देखकर मनाहिल जल्दी से खड़ी हुई थी। क्या हुआ अस्मारा को? मनाहिल परेशानी के आलम में अस्मारा को देखने लगी थी। समीर ने अस्मारा को बेड पर लेटाया। अस्मारा के चेहरे पर खून देखकर मनाहिल को और ज़्यादा टेंशन हुई थी। बताए ना भाई, क्या हुआ अस्मारा को? और ये खून, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से बीपी लो हो गया है और ये खून मेरे हाथ से लगा हुआ है। तुम उसका चेहरा साफ करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। समीर भागता हुआ नीचे की तरफ गया था। मनाहिल ने जल्दी से अस्मारा के गाल से खून साफ किया और उसके ऊपर ब्लैंकेट देकर नजमा को आवाज़ दी थी। थोड़ी देर में सब अस्मारा के कमरे में थे। बीजान ने पानी फेंक कर अस्मारा को होश में लाने की कोशिश की पर वो ठीक है होश में आकर ही नहीं दे रही थी। क्या हुआ है आखिर मेरी बच्ची को? बीजान ने मनाहिल से पूछा था। मुझे तो खुद नहीं पता बीजान, देखते बेहोश हो गई, मनाहिल ने रोते हुए कहा था। बीजान दरूद शरीफ पढ़कर फूंकने लगी थी कि इतने में समीर डॉक्टर को लिए कमरे में आया था। डॉक्टर ने आते ही सबसे पहले सबको कमरे से बाहर निकाला। मरीज के पास ज़्यादा हजूम होना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ अस्मारा बीजान अस्मारा के पास रुकी थी। बाकी सब कमरे से बाहर आ गए थे। कमरे से बाहर आते ही मनाहिल ने समीर का हाथ पकड़कर खींचा और साथ वाले कमरे में ले आई थी। मनाहिल को समीर को खींचते जाता देखकर अरहम भी उन्हीं के पीछे चला आया था। क्या हुआ मनाहिल? कमरे में आते ही अरहम ने पूछा था। वो तो अरहम भाई, आप समीर भाई से पूछे, क्योंकि वो ही अस्मारा को बेहोशी की हालत में लेके आए थे। मनाहिल ने ऊंची आवाज़ की थी। क्या? और हम समीर के करीब हुआ था। क्या किया है तुमने समीर? और हम चिल्लाया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। और हमने समीर का गिरबान पकड़ा था। कुछ नहीं भाई, गुस्सा करने से वो बेहोश हुई है। आज दोपहर को जो धमाका करके गए थे ना, वो काफ़ी नहीं था जो अब फिर से? मनाहिल पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। समीर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखो। और हम की नज़र समीर के हाथ की तरफ गई थी जहाँ से अभी तक खून बह रहा था। ये क्या किया तुमने समीर? और हमने हाथ देखा तो उसके शीशे के कुछ पीस लगे हुए थे और हमने शीशे बाहर निकाले। आपकी इस हरकत से उसकी ऐसी हालत हुई होनी। मनाहिल ने हाथ की तरफ इशारा किया और बाहर आ गई। इधर बैठो तुम। और हमने समीर को कुर्सी पर बिठाया था। मैं ठीक हूँ भाई, आप जाकर अस्मारा को देखें। अस्मारा को चेक करने के लिए डॉक्टर बीजान के साथ कमरे से बाहर आ गए थे। क्या हुआ डॉक्टर? समीर ने जल्दी से पूछा, जिस पर बीजान ने आंखें दिखाई थी। इन्हें पैनिक अटैक आ गया है और उनका बीपी भी लो हो गया है। किसी चीज़ का खौफ उन्होंने खुद पर ताली कर लिया है। शुक्र करें बर वक्त मैंने इन्हें एंटीडोट दिया है, और वरना सिचुएशन बिगड़ भी सकती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें, अब मुझे इजाज़त दें और मजीज़ा का बहुत ख्याल रखिएगा। और हम डॉक्टर को बाहर लेकर छोड़ आओ, बीजा ने कहा था। जी अच्छा, आइए। बीजान और मनाहिल की माँ अस्मारा के कमरे में गई थी। बाकी सबको बीजा ने अपने अपने कमरे में जाने का कहा था। आधे घंटे के बाद अस्मारा को कहीं जाके होश आया था। बीजा ने अस्मारा की आवाज़ सुनते उसके माथे पर बोसा दिया था और थोड़ी ही देर बैठकर वहाँ शकराने के नफल अदा करने को कहकर अपने कमरे में आ गई थी। मनाहिल, जी अम्मी, तुम अस्मारा के पास बैठो, अपनी बेटी के लिए मैं जूस बना कर लाती हूँ। जी अम्मी। मनाहिल अस्मारा के पास आके बैठ गई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। क्या हुआ मनाहिल, कुछ बोलोगी नहीं? अस्मारा ने मनाहिल की खामोशी से तंग आके कहा था। क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए छोड़ा है? मेरी बहन होकर तुम डर गई हो। हाथ सलामत नहीं थे? जब कोई डरा रहा हो तो खींच के एक लगाती। मनाहिल गुस्से में बोली थी। अस्मारा मनाहिल के रिएक्शन से हंस दी थी। मैं यहाँ कॉमेडी सुना रही हूँ ना, जो तुम्हें हंसी आ रही है। मनाहिल ने आंखें दिखाई थी। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा तुम्हारे ही मशवरे पे अमल करूँगी। अस्मारा ने मनाहिल को नॉर्मल करते हुए कहा था। वैसे मनाहिल, बीमार बंदे के साथ
कोई ऐसे करता है जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो। आते ही अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। बंदा तबीयत वगैरह तो पूछ ले, बाकी सब है ना तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछने वाले। मेरे सामने ऐसे ड्रामे ना किया करो, मनाहिल ने सपाट लहजे में कहा था। कौन से ड्रामे? अस्मारा ने हैरत से कहा था। ये जो मासूम सी शक्ल बनाकर अल्फाजों के साथ खेल की हो ना, इन्हीं की बात कर रही हूँ, मनाहिल ने दो टोक कहा था। हाँ, मनाहिल की शक्ल देखकर अस्मारा मुस्कुरा दी थी। बीबी जी आपका जूस। नजमा ट्रे में जूस लिए कमरे में आकर गई थी। मेरा ग्लास किधर है? मनाहिल ने नजमा को पकड़ लिया था। पर मनाहिल बीबी, मुझे तो सिर्फ अस्मा बीबी के लिए जूस बनाने का कहा था। नजमा तुम जाओ, तुम इसके लिए भी लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, अस्मारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी अच्छा बीबी जी। मनाहिल मुंह बनाकर बैठ गई थी। छोड़ो ना मनाहिल, अब बस भी करो, अस्मारा ने तंग आते हुए कहा था। बहुत गुस्सा है मुझे तुम्हारे पर, मनाहिल ने कहा था। अच्छा हो लो, अस्मारा एक कहकर जूस पीने लगी। उसे पता था थोड़ी देर में मनाहिल खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, और वही हुआ। मनाहिल दूसरी स्टोरियां सुनाने लग गई थी। बीजा ने समीर और अस्मारा के रिश्ते का बाकायदा ऐलान कर दिया था। समीर बहुत खुश था, वो उसके बरक्स अस्मारा परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि समीर इतना गुस्से वाला है, अभी उसके साथ ऐसे बिहेव करता है, कल को क्या करेगा। पर दूसरी तरफ ये भी सोच रही थी कि उसे घर ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। सारा ने जब से समीर और अस्मारा की बातें सुनी थी, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रो रो कर हलकान हो गई थी। जो कोई उसे बुलाने आता वो तबीयत ठीक नहीं कहकर भेज देती थी। उस दिन वाले वाक़ये के बाद समीर अस्मारा के सामने नहीं आया था और ना ही उसे घर में कहीं भी नज़र आया था, इसलिए अस्मारा रिलैक्स थी। मनाहिल सारा की तबीयत ख़राब होने की वजह जानती थी, इसीलिए सीधा कमरे समीर के पास चली गई थी। समीर भाई, मुझे आपसे बात करनी है, मनाहिल ने दरवाजे के अंदर झांक कर कहा था। हाँ आ जाओ, समीर ने बहुत आराम से कहा था। ज़रूरी बात है, बल्कि आपसे एक काम ही समझे। मनाहिल ने सोचा कि वो आज इस मामले को हल करके ही रहेगी। सुन रहा हूँ, कहो। समीर को कहीं मनाहिल जो बात करने आई थी उसका अंदाज़ा था। आप सारा से जाकर बात क्यों नहीं करते? वो मनाहिल कहते कहते रुक गई थी। मैं उसके जज्बात अच्छे से जानता हूँ। बीजान के बात के बाद वो कमरे में बंद है। समीर ने मनाहिल की बात मुकम्मल की थी। तो सब जानने के बावजूद आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मनाहिल ने आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती लाई थी। करता हूँ उससे बात, समीर कहकर फ़ोन में मगन हो गया। समीर का जवाब सुनकर मनाहिल खामोश हो गई थी और वापस पलटी थी। सुनो मनाहिल, समीर ने उसे रोका था। जी कहिए, मनाहिल ने त्यूरी पर बल चढ़ाए थे। अस्मारा कैसी है? समीर ने बगैर कोई एक्सप्रेशन दिए कहा था। मनाहिल जवाब दिए बगैर वापस आ गई थी। इस वाक़े के बाद से समीर में बहुत तब्दीली आई थी। वो जिम्मेदार हो गया था और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा और जज्बातीपन भी कम हुआ था। वो अब सोच समझ के बात करता था। सबको समीर का ये रवैया बहुत अच्छा लगने लगा था। मनाहिल के जाने के बाद समीर उठा और सीधा सारा के कमरे की तरफ चल दिया था। समीर बार बार दरवाज़ा बजा रहा था। कौन है? समझ नहीं आती, कितनी बार कह चुकी हूँ तंग ना करे मुझे, जाए यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारा गुस्से से चीख रही थी। उसके बावजूद भी समीर दरवाज़ा नॉक किए जा रहा था। कौन है बदतमीज़? सारा चिढ़ी थी। मैं हूँ समीर, दरवाज़ा खोलो। समीर की आवाज़ सुनते ही सारा खामोश हो गई थी। मुझे बात करनी है तुमसे सारा, एक बार प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, समीर ने शाइस्तगी से कहा था। दूसरी बार समीर के कहने पर सारा ने दरवाज़ा खोल दिया था। रो रो कर सारा की आंखें सूज गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अजीब सा हुलिया हो रखा था। ये क्या बाल बना रखे, ये क्या हाल बना रखा है, और हुआ क्या है तुम्हें? समीर ने आहिस्तगी से पूछा था। कुछ नहीं, सारा सिर्फ इतना ही कह पाई थी। समीर ने टेबल पर पड़े ग्लास में पानी डाला और सारा की तरफ बढ़ाया था। सारा ने ग्लास पकड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। समीर कुर्सी खींचकर सारा के पास बैठ गया था। देखो सारा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, जानता हूँ इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खुद को अजियत दो। समीर ने सारा को समझाना चाहा था। समीर, ऐसा क्यों होता है? अगर औरत मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत का अंजाम नहीं मिलता, और मर्द में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी मोहब्बत हासिल कर लेता है। ये ताकत औरत के पास क्यों नहीं होती? सारा समीर की तरफ देखे बोल रही थी। देखो सारे किस्मत के खेल होते हैं। अल्लाह ने जिसको मिलवाना होता है वो मिल ही जाते हैं। और रही बात ताकत की, तो सिर्फ
अल्लाह के पास ही इंसान के इख्तियार, और रही बात ताकत की तो सिर्फ अल्लाह के पास है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। समीर सारा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं यही कह सकता हूँ, तुमने कौन सा कुछ खोया है और तुम उसके खोए जाने पर खुद को तकलीफ दे रही हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। देखो, इंसान इस सूरत खुद को तकलीफ देता भी अच्छा लगता है जब उसने अपने किसी को खोया हो। किसी और की चीज़ पर खुद को जीत देने से क्या होता है। समीर ने सारा से माफ़ी भी मांगी थी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को ठीक करने के लिए। सारा अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। ठीक है, पर याद रखना तुम्हारे नसीब में मुझसे 100 गुना बेहतरीन शख्स होगा, इंशाल्लाह। समीर ये कहकर वहाँ से चला आया था। समीर सर झुकाए कमरे से निकल रहा था कि सीढ़ियों के पास से वो अस्मारा के साथ टकरा गया। आउच! अस्मारा अपना सर मसलने लगी थी। सो सॉरी, समीर ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा था। जोर की तो नहीं लगी? नहीं, अस्मारा ये कहकर आगे बढ़ गई थी। बात सुनो, समीर ने उसे रोका था, पर अस्मारा तेज तेज कदम लिए आगे बढ़ती चली गई थी। अस्मारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समीर भागता हुआ अस्मारा के आगे हो गया था। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आता है, और फिर तुम कहती हो। समीर ने मासूमाना लहजे में शिकायत की थी। अस्मारा वहीं रख गई थी और बमुश्किल बोल पाई, कोई काम है? तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? समीर ने अस्मारा की हालत देख के पूछा था। ये अच्छा है, पहले डरा लेते हो और फिर पूछते हो डरती क्यों हो। अस्मारा ये कहकर साइड से आगे बढ़ गई थी। समीर मुस्कुराता हुआ अस्मारा के पीछे हो लिया था। वैसे इतना भी बुरा नहीं हूँ, समीर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। अस्मारा चुप करके आगे चलती जा रही थी। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। समीर कान पकड़ के खड़ा हो गया था। ओके, अस्मारा ये कहकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अस्मारा को मुस्कुराता देखकर समीर भी हंस दिया था। वहीं से उछलता हुआ रम के कमरे की तरफ चल दिया था। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है, जीने का सलीका सिखा ही देता है। सारा ने मूवी ऑन कर ली थी और जो रिश्ता अस्मारा के लिए आया था उधर बीजा ने सारा के साथ तय कर दिया था। सारा इस रिश्ते से बहुत खुश थी। तीनों की मंगनियां कर दी गई थी। बीजान बहुत सुकून से थी। अब अगर आप मनाहिल के बारे में सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि उसे भी अपनी ज़िंदगी में और शरारतें करना बाकी हैं। अगर वो अभी शादी के चक्कर में पड़ जाती है तो आगा वाला उनके रहने वाले लोगों का क्या बनता। यहाँ पर इस नावल का इख्तिताम होता है। चले किसी और ऑडियो नावल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप अपने फुर्सत के लम्हात में चाय पीते हुए, ड्राइविंग करते हुए ये नावल सुनना पसंद करते होंगे। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। शुक्रिया।